सो विवेक, आप पटना से हैं, बिहार से, एंड आप वहीं पे पैदा हुए थे। आप फिटजी में पढ़ाते हैं, यू आर ए टीचर देयर, मतलब आईआईटी एस्पिरेंट्स को आप लेके जाते हैं आईआईटी तक। सो स्टॉक मार्केट में भी आप आए, आपने क्रिप्टो भी किया। आई वुड स्टार्ट कि किस तरीके से आपको लगा कि आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था उससे पहले? वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, मतलब फिटजी में जब मैं था तो फिटजी दिल्ली के बाद मैं सब कुछ जॉब छोड़ के पटना आ गया था कि मैं अपनी कोचिंग खोलूँगा पटना में आने के बाद, क्योंकि हर बंदे का एक सपना होता है कि भैया अगर हम टीचर है तो पढ़ाते पढ़ाते अपना तो एक इंस्टीट्यूट डालेंगे ही डालेंगे। तो वो था कि 3 साल जो कमाया उसकी सेविंग की पटना मूव हो गई कि पटना में अपन आएंगे और अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे। इंस्टीट्यूट खोला मैंने नवंबर के महीने में 2019 में, जून में रिज़ाइन किया। 19 में यहाँ पे आया। उससे भी छोटी में कहानी क्या हुई ना, मतलब घर वालों ने ये बोला मुझे कि तूने सरकारी नौकरी की नहीं, तू प्राइवेट नौकरी पकड़ी, तूने वो भी कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं थी, तूने टीचिंग को चुना। अब हमारे बिहार में एक कहावत है ना कि ऊँट के चढ़े को कुत्ता काटता है, मतलब जो आदमी ऊँट पे चढ़ के बैठा हुआ है उसको भी कुत्ता काट सकता है क्या। तो वो कंपैरिजन में फंस गया कि हमने तो, पापा ने मुझे बोला कि हमने तो कहावत सुनी थी, मैं अपने बेटे में इस कहावत को देख भी रहा हूँ कि ऊँट के चढ़े को कुत्ता काट लिया, इतनी अच्छी जॉब है तेरी वहाँ पे, अच्छा CTC है, सब कुछ छोड़ के तू यहाँ आ रहा है, तेरी शादी की उम्र हो रही, शादी कौन करेगा। तो तू एक काम कर, अगर तू पटना में इंस्टीट्यूट डालेगा ना तो तू पटना में आके अपना घर किराए पे ले, अपार्टमेंट में रहे, तो घर पे नहीं रहेगा। और सोचो मेरा पटना में अपना घर है, लेकिन घर वालों ने मुझे, आज मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ फिलहाल, अब मैं अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया गया हूँ। तो मुझे घर वालों ने ये बोला कि तू अपार्टमेंट में रहेगा और त्यौहार वगैरह में घर आ जाना बस, कि हाँ हम घर वालों को ये बोलेंगे कि तू अभी भी दिल्ली में जॉब कर रहा है। मैंने बोला यार मैं आपका लड़का हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब समाज के चक्कर में अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा कोई छोटा भाई बहन भी नहीं या बड़ा भाई बहन भी नहीं है कि मतलब कोई 2 लड़के होते तो घर में बात समझ में आती ना कि पापा ने चलो बड़े वाले को ध्यान दे दिया, अकेला लड़का हूँ यार घर का मैं। और तब घर वालों का ये रवैया है मेरे प्रति। तो मतलब अब वही है ना, जैसे हम लोग शर्मा लोग हैं तो शर्मा जी का लौंडा एकदम आइडियल होना चाहिए, और ये शर्मा जी का लौंडा कुछ नहीं कर रहा, ये तो घर उठ के आ गया सब कुछ जॉब छोड़ के। हाँ, तो वो वाली इंसिडेंट फंस गई। तो मैंने घर में आया, फिर मैंने कोचिंग खोली अपनी। तो उसमें थोड़ा घर वालों में थोड़ा सा क्लैश चलता रहा चीज़ों को लेकर। फिर मार्च में मोदी जी ने कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। तो जब मार्च ही के महीने में, आप खुद जानते हैं कि एकेडमिक सेशन जो चालू होता है वो अप्रैल से चालू होकर चलता है, तो मार्च इज़ द पीक टाइम फॉर द एडमिशन्स। और उस टाइम अगर लॉकडाउन लग गया है तो आपने जो भी पूंजी इन्वेस्ट किया, आपने इंफ्रा खड़ा किया, आपने रेंट पे मकान लिया, सब डूब गया। ओह माय गॉड। तो इट वॉज अ वेरी पैथेटिक पीरियड कि मतलब मेरा सारा कैपिटल खत्म हो चुका है। मेरे घर वालों को जो ताना मार रहे थे उनको भी एक अच्छा पॉइंट मिल चुका है कि देख हमने तेरे को मना किया था, तेरे को मना किया था, तूने खोल लिया। तो मैंने जिद करके लड़के खोला था। और उसके बाद जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर मतलब एक तरह से होता है ना कि समाज से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। सब आपको मतलब एक उस निगाह से देखते हैं कि ये बंदा तो खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई की है IIT धनबाद से, तो मैं ISM धनबाद से खुद पढ़ा भी हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं मतलब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई एम माई सेल्फ IITian, मैंने खुद पढ़ाई की, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को लेकर। तो अब ऐसा हुआ कि सब कुछ समाप्त सा हो गया, ख़त्म सा हो गया। तो कोरोना टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और उस बीच काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए, कुछ चीज़ें हुई। फिर जैसे जैसे कोरोना का जब सेकंड फेज़ आया ना, तो मैंने अपने अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना चालू किया। मैंने मेडिटेशन चालू किया, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स लाई, और जैसी संगति में आप बैठते हो ऐसा होना चालू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे मतलब 2020 में यूट्यूब के माध्यम से मैंने फिर ट्रेडिंग की तरफ कुछ पता लगा कि यार यहाँ से भी कुछ पैसे बन सकते हैं। जॉब थी नहीं मेरे पास, मेरा जो कोचिंग था वो बंद हो चुका है, तो आपके पास जो भी छोटा मोटा कैपिटल था मैंने उससे फिर ट्रेडिंग करना चालू किया। यूट्यूब ने मुझे बहुत हेल्प की, मतलब जो हमारी आपकी जो यूट्यूब कम्युनिटी है इसमें। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी पहली वीडियो कौन सी देखी थी, मतलब मुझे याद है मैंने आपकी जो पहली वीडियो देखी थी, मैंने कहा कि यार ये बंदा कौन है। आप जब वोकल हुए थे, जब सेबी ने मार्जिन नियम लेकर आया था और उन्हें लेवरेज हटाया था, उस टाइम मैं आस्था पे ट्रेड करता था और आपने मुहिम चालू की थी कि सब लोग इकट्ठा होंगे, हम सब सेबी में रिक्वेस्ट डालेंगे। तो मैं बड़ा जोश में आया कि ये बंदा कुछ कर रहा है अपने ट्रेडर के लिए। और बाकी तो फिनट्वीट वाले जो कम्युनिटी वो बोल रहे हैं कि नहीं लेवरेज हट रहा है, अच्छा है, मार्जिन नियम से आप मार्जिन इकट्ठा करो। तो मैंने उस टाइम आपकी पहली वीडियो देखी थी, और उसके बाद मतलब आई थिंक वो वीडियो 2020-21 के टाइम पे आई थी आपकी। और उसके बाद से फिर मैं कॉन्टिन्यूसली फिर आपके साथ, मतलब आपके चैनल के साथ टच में रहा। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग में आया। तो ट्रेडिंग एक तरीके से आपका जो एक कोविड का लॉकडाउन लगा है, दैट हैज़ काइंड ऑफ इम्पैक्टेड यू डायरेक्टली। अच्छा, कितने पैसे का, इफ़ यू कैन टेल, आपने वो किराया वगैरह जो लगाया था, कितने पैसे का आपका पैसा कितना फंस गया था, इफ़ आई टू आस्क?
यार हम लोग मतलब टोटल 4 दोस्त थे और हम लोगों को अराउंड 35 lakhs के आसपास का कैपिटल पूरा फंसा था। मतलब हर बंदा देखिए, जैसे मुझे जॉब करते हुए 2-2.5 साल ही हुए हैं, तो जो सेविंग वाला पार्ट होता है वो तो 8-10 लाख के आसपास ही था ना। 8-10 लाख बस मेरा 1 साल की पूरी सैलरी। तो मैंने 1 साल की पूरी सैलरी बचाई, मैंने 2.5 साल जॉब किया और 2.5 साल में 1 साल की पूरी सैलरी बचाई, उसको मैं लेकर आया कि उसको हम धंधे में अपने इन्वेस्ट करेंगे। तो सबका लगभग 8-8.5 लाख के इसमें सबके पैसे फंसे थे उसमें, जो हम 4 लोग थे। अच्छा। एंड द रेंट वी वर पेइंग इज अराउंड 80,000, क्योंकि आपने एक बड़ा एरिया लिया है तो अच्छा खासा रेंट दे रहे हो। मकान मालिक को हमने बोला कि सर रेंट आधा कर दो, हम थोड़ा और महीने कंटिन्यू करेंगे, बट ठीक है जो उस टाइम हुआ। लेकिन अब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो जो चीज़ें हुई आज उन्हीं के कारण मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उस टाइम एट दैट मोमेंट बड़ा आदमी डिप्रेस हो जाता है, लेकिन आप भी सर जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि भैया आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो चीज़ वो उस टाइम नहीं होती तो हाँ। आज मैं यहाँ नहीं होता। हाईली पॉसिबल, हाईली पॉसिबल। आई मीन ये चीज़ विवेक काफ़ी लोगों ने फेस किया है, वेयर इन अगर उनका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई एंटरटेनमेंट कुछ भी काम कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, जो अंदर की दुनिया में या ऑनलाइन नहीं हो सकता है। सो काफ़ी चीज़ें। अच्छा, आपने ऑनलाइन पढ़ाने का नहीं सोचा कि यार मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाऊँ? हुआ क्या कि जब लाइफ में आप पॉजिटिव पाथ पकड़ते हो ना भैया, तो वो जो कहते हैं ना कि कुदरत मकतूब यूनिवर्स आपके साथ कॉन्स्पायर करता है कि आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। तो मैं एक टाइम पे मतलब बुरे नशे में डूब गया था, मतलब घर वालों से निकाला हुआ हूँ, नौकरी है नहीं, पैसे है नहीं, घूम भटक रहा हूँ। तो मेरा ISM का एक सीनियर था, ही वॉज वर्किंग एट अनअकैडमी, एंड उसने मुझे कॉल किया, विवेक तू कॉलेज के टाइम में पढ़ाता था तो तू अनअकैडमी से कनेक्ट होना चाहेगा क्या? मैंने कहा कितना पैसा मिलेगा? बोले 30,000 रुपये महीना तो मिलना चालू हो जाएगा शुरू में। मैंने कहा बहुत है। सोचो मतलब मैं 1.25 लाख की सैलरी छोड़ के सब कुछ डुबा के वापस में 30,000 रुपये करने को चालू हुआ कि ठीक है। तो ये अनअकैडमी की देन है। फिर मैं थोड़ा जब थोड़े पैसे आने चालू होते हैं तो फिर आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू होता है। तो मैंने ऑनलाइन टीचिंग की अनअकैडमी के माध्यम से, और वो सफ़र मेरा 2 साल के आसपास अनअकैडमी के साथ रहा भी। अच्छा। और फिर मैंने वापस ऑफलाइन, क्योंकि जब चीज़ें खत्म हो गई थी तो ऑफलाइन वापस आ गया था मैं। ओके, तो मतलब आपका एक टीचर के रूप में जो करियर है, ऐसा नहीं कि फिट जी के बाद ख़त्म हो गया, आपने 2 साल उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है बिल्कुल। क्या एग्जैक्टली क्या पढ़ाते थे आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जो मतलब समझ नहीं आती लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो विवेक पहला कौन सा सेगमेंट था? मतलब आप मार्केट में आए 2000 को लॉकडाउन के करीब आए होंगे, जब आप सीख रहे होंगे यूट्यूब के थ्रू जैसे आप बता रहे हो। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट सेगमेंट जिसमें आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू किया? नहीं देखिए, सेगमेंट तो 2017 में जब फिटजी में सैलरी अकाउंट खुला था तभी उन्होंने डीमेट अकाउंट चिपका दिया था कि डीमेट अकाउंट भी खोल लो, वो तो कर लेते हैं। अच्छा। तो 17 में डीमेट अकाउंट भी खुल गया था एक्सिस के साथ, फिर बैंक बाद में वाले। ज़रूरत में खोला मैंने, सब कुछ चिपका दिया था उन्होंने। तो स्टार्टिंग तो इक्विटी से हुई, बट आई वॉज नॉट एक्टिवली ट्रेडिंग। लेकिन जब मैं यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हुआ और मैंने चीज़ों को सीखना चालू किया, तो इस मामले में आई फील माई सेल्फ लकी कि मैंने चालू ही ऑप्शन सेलिंग से किया। ऑप्शन बाइंग मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी, मुझे पहले ऑप्शंस क्या होते हैं ये समझने में बहुत टाइम लग गया। लोगों को समझ नहीं आता कि सी क्या है, पी क्या है, मतलब पढ़ना तो पड़ता है। और ये मतलब लाइफ में एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, IIT जाते हो, NIT जाते हो, तो आपका दिमाग इतना शार्प तो होता है कि आप चीज़ों को कैच फटाफट कर लोगे। तो इस मामले में फिर से लकी हूँ कि 2.5-3 महीने मेहनत की, यूट्यूब पे वीडियो खंगाल के ढूंढी, तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही मतलब मैं सीधे मुड़ गया था। लेकिन स्ट्रेटेजी उस टाइम कुछ और थी, क्योंकि उस टाइम मैं घर पे बैठा रहता था, और मतलब मेरे आज भी अगर मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊँ, यहाँ पर ये सेटअप जो है यहाँ मतलब है, कुछ स्टिकर्स चिपका रखे हैं मैंने यहाँ पर। ओके। उस टाइम मैंने लिखे थे, कुछ नोट्स बनाए थे अपने, वो सब आज यहाँ पे एज इट इज़ पिछले 2 साल के चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये सीन चलता था। जैसे अगर आप चाहें तो मैं अपना ये कैमरा दिखा सकता हूँ आपको, ये वाला, अगर आप ओके कहते हैं कि हिलता भी है। मैं एक्चुअली ये Just भी one कह रहा था कि अगर second। आप फुटेज ये टीम को भेज देंगे तो भी आपको चलेगा, शायद नहीं है, बट आप दिखा दीजिए। मैं भेज दूंगा, मैं फुटेज टीम को भेज दूंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं footage फुटेज अभी टीम को भेज दूंगा, बिल्कुल, दैट्स फाइन। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो मतलब ये सीन रहा ना कि ऑप्शन सेलिंग में जब आए तो उस टाइम स्ट्राइडल होता है, स्ट्रेंगल होता है, आयरन कॉन्डोर होता है, क्या इनके पे ऑफ चार्ट्स होते हैं, कैसे समझना है, कितना प्रीमियम मिल रहा है, थीटा टिके क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ग्रीक्स, मतलब सब कुछ पढ़ा। नहीं, बट आपको सब ये कुछ नहीं लगा पढ़ा। कि और उसमें फिर या प्लीज कंटिन्यू। तो मतलब लेकिन ये जिद थी एक कि इस बार पैसे नहीं हारूंगा। नोट्स बनाए, मतलब मेरे लोग बोलते थे कि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, बोलते सब है लेकिन मैंने बनाया है। मैंने 2 साल तक अपने हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड किया है, मैंने उसमें रिमार्क भरे है कि मैं क्यों हारा, और बार बार रिमार्क पढ़े, उसको संडे को बैठ के रिवीजन किया
कि भाई मेरा ट्रेड क्यों गलत हुआ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो। ऐसे ही तो आईआईटी निकाला था, ऐसे ही तो इसको मैं करेक्ट करूंगा। इसको किसी तो कॉपी में लिखा था मेहनत करनी आपने या पड़ती है। किसी लाइक एक्सेल शीट में डाला था? नहीं, पूरा एक्सेल फाइल में मेरा ट्रेडिंग जर्नल बना हुआ है, उसमें हर एक ट्रेड्स का लॉगिन कब किया, किस टाइम किया, कब उसको एग्जिट किया, किस रिमार्क के साथ क्या हुआ, ऐसा पूरा जर्नल मैंने अपना आपको बना के रखा है। मैं टीम के साथ उसको भी शेयर करूंगा। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो उसकी भी चाहिए, क्योंकि जब अपन बात कर रहे होंगे तो आई वुड वांट कि ये चीज़ सामने लोगों को दिखे कि एक्चुअल में सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग जर्नल एंड एवरीथिंग, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकली डन एज वेल। ओके ओके, तो इतना कुछ पता है क्या, मेरे को लगता है कि आपका पढ़ाई वाला बैकग्राउंड था, आईआईटी में आप पढ़े हो, उसके बाद आईआईटी में उसको पढ़ा रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड। तो आईआईटी की जो पढ़ाई थी उसने मदद किया आपको कि यार इसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली हाथ आप नहीं गए। बट आपको ये नहीं लगा कि आप ऑप्शन सेलिंग, जो कि सबसे महंगी फॉर्मेट ऑफ, सबसे महंगा तरीका है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, ऑप्शन सेलिंग, इससे महंगा कुछ नहीं है। आई मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है पीएमएस, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और ट्रेडिंग करना है अगर आप, तो सबसे महंगा ये है। तो आपको नहीं लगा कि यार मैं पहले छोटा कैपिटल से जाता हूँ, कुछ छोटी चीज़ करके देखता हूँ, फिर इसमें मैं जाऊँगा, ऑप्शन सेलिंग में ही क्यों आए? देखिए, इंजीनियरिंग करने का भैया एक बेनिफिट ये है कि आपको मैथ आती है। और जिसको मैथ आती है और 9, 10th या 11, 12th में हम लोग आईआईटी की तैयारी में पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी। तो सीधी बात ये समझ में आती है भैया कि गेम वही खेलो जहाँ प्रोबेबिलिटी अपनी साइड हो, क्योंकि चाहे कैपिटल छोटा हो चाहे कैपिटल बड़ा हो, अगर आप बात समझो मेरी, आप जो बोल रहे हो छोटा कैपिटल ऑप्शन सेलिंग बड़ा कैपिटल चाहिए, बट अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो मैं आयरन कॉन्डोर करता था या स्टेडल करता था, वो सारा काम 50 से 60 हज़ार में होता है, मार्जिन बाई करके, हेज बाई करके। तो 50-60 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ मतलब नहीं है। लेकिन बात है कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई दाव वही लगाओ जहां आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो, तभी आप जीतोगे। तो सीधा मुद्दा यही है। तो इस मामले में मैं वही बोलता हूँ कि लकी हूँ कि ऑप्शन सेलिंग पे ही दिमाग गया, भले ही रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं 10 बार जीतूंगा, 2 बार हारूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन 10 बार जीतूंगा तो जरूर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीतना है। ओके, आपको अपना प्रॉपर सेटअप बनाने में कितना समय गया कि यार ये मेरा सेटअप बन गया है, इसमें पोजीशन लूंगा अपनी? सेटअप तो अभी भी बन ही रहा है, सेटअप कभी बन के ख़त्म नहीं होता। लेकिन बात ये है कि उस टाइम भैया जैसे हालात बदलते हैं ना, आप समझो इस बात को। मैं पहले घर में था, तो जब मैं घर पे था तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं मॉनिटर को देख सकता हूँ। अब मैं ऑफलाइन टीचिंग में आ गया हूँ तो मॉनिटर मेरे हिस्से से कट गया है। इस बात को समझिए आप। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने सेटअप को ऐसा करना रहना पड़ेगा जो आपकी डे टू डे लाइफ को ज़्यादा परेशान ना करे। तो पहले मैंने 2-2 स्क्रीन लगा रखी थी, स्टैडल, स्ट्रैंगल, चार्ट्स देख रहा हूँ, मतलब क्या नहीं करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे शिफ्ट करना पड़ा, मजबूरी, जॉब ने मजबूरी दिला दी। अब 8.5 घंटे का अपना ऑफिस वर्किंग आवर होता है, तो आप वहाँ दिन भर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फ़ोन तो नहीं निकालोगे ना, हाँ भाई रिलायंस का शेयर बढ़ गया, थोड़ा 2 मिनट बच्चों रुक जाओ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, ये चीज़ तो संभव नहीं है। तो फिर अभी भी सेटअप हो रहा है, लेकिन मैं पिछले ऑप्शन मिली स्ट्रेटेजी पे मैं 2021 में जब मैंने बड़ा फंड अपना इन्फ्यूज़ किया था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 2 साल हो गए हैं, उसको 2.5 साल होने को आए। ओके, आप अपने फंड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके का कैपिटल साइज़ है आपका, और ऑप्शन सेलिंग में उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, एंड व्हाट इज़ योर मंथली एक्सपेक्टेशन अपनी सेटअप से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, जो कैपिटल है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि मैंने उसमें से कुछ हिस्सा, मैं स्टॉक पिकिंग एक आम आदमी के लिए बहुत ख़राब बात है। मतलब एक आम आदमी अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे, कौन से उनको पैसा बनाएंगे, नहीं चुन सकता है, मतलब संभावना नहीं है इसकी। मैं इसको मानता हूँ कि मैं डफर आदमी हूँ। जितना अपने आप को गधा मानोगे उतना आप सीधा काम करोगे, सीधी बात है। और जितना अपने आप को चालाक सोचोगे, आप डाइवर्सिफाई करोगे, मतलब आपका दिमाग उतना दौड़ेगा, वो नहीं करना है। तो मैंने सीधी बात की, स्टॉक मैंने पिकिंग कभी नहीं की, मैंने सारे 20 में इन्वेस्ट किए। निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया, IT 20 हो गया, FMCG 20 हो गया, ऑटो 20 हो गया, फार्मा 20 हो गया। तो सारे सेक्टर के मैंने 20 पकड़ लिए, स्टॉक को छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने भारत बॉन्ड का ये आया था, इशू आया था 2022 में, 2022 के इस टाइम 23 में शायद स्टार्टिंग में भारत बॉन्ड का इशू आया था, मैंने उसमें पैसे डाल दिए। उसके बाद फिर जो आपका लिक्विड 20 वाला, क्योंकि मुझे कैश कंपोनेंट भी तो रखना है और मुझे इक्विटी कंपोनेंट भी रखना, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा। 50-50% का मार्जिन का नियम है, तो लिक्विड 20 में मैंने इन्वेस्ट किया बिकॉज इट इज़ काउंटेड एज कैश कंपोनेंट। तो मैंने अपना इक्विटी वाला पार्ट जो है वो मैंने सिर्फ 20 में इन्वेस्ट किया है, अलग अलग सेक्टर के 20 पकड़ लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। और लिक्विड वाले पार्ट के लिए मैंने जो है आपका पकड़ लिया है लिक्विड 20, लिक्विड कंपोनेंट के लिए। और गिल्ड फंड में अभी मैं आगे इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि गिल्ड फंड में जो काउंट होता है वो एज अ लिक्विड कंपोनेंट ही काउंट होता है, कैश कंपोनेंट काउंट होता है। जो थोड़े नए लोग हैं उनको आप ये 20 का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? कुछ पैसा SGB में डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल, जैसे 20 इज बेसिकली एक म्यूचुअल फंड का ही टाइम है, बट ये इंडेक्स फंड है, इट इज़ अ इंडेक्स फंड।
तो मेन मुद्दा सिर्फ ये होता है कि एक आम आदमी के पास इतना ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी बुद्धि है कि वो अच्छे स्टॉक्स खुद पिकअप करके उसे पैसा लगा सके। तो अगर मैं बात करूँ तो अपने इंडिया में भैया 3000 कंपनीज है, 3200 पता नहीं कितनी कंपनीज है। मुझे तो अगर टॉप कंपनी में पैसा लगाया तो निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनी हो गई। तो उन 50 कंपनी का जो निफ्टी 50 का जैसे प्राइस चल रहा है अभी 22,000 21,700 आज क्लोज हुआ अपना, तो जो भी उसका प्राइस चल रहा है वो उन 50 स्टॉक से डिराइव हो रहा है उनके परसेंटेज वाइज। अब जैसे मान लो कि रिलायंस का एक स्टॉक जो चल रहा है अभी 2600 का चल रहा है, 2500 का चल रहा है, HDFC बैंक का स्टॉक चल रहा है अपना 1650 पे, तो मैं अगर हर एक का एक एक स्टॉक खरीदूँ तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। तो जैसे भैया असीम भैया आप मान लो फंड मैनेजर हो, तो आपने कहा कि ये 100 लोगों से आपने 1000 रुपये ले लिए, ठीक, और आपने उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी के 50 कंपनियों में, टॉप 50 कंपनियों में, और जो भी स्टॉक्स आपने इकट्ठे किए आपने अपनी कॉपी में लिख लिया और आपने सबको उनके पैसे के प्रोपोर्शन में यूनिट्स बांट दी। तो दिस इज लाइक इंडेक्स फंड। इसमें मेन बेनिफिट ये है ना कि आपका एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं होता, टोटल एक्सपेंस, क्योंकि फंड मैनेजर का काम क्या, आप हुए मेरे फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर का काम क्या, रिसर्च करना, स्टॉक्स खोजना, इसका आप पैसा खाओगे। लेकिन इंडेक्स फंड में आपको तो बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि आप तो टॉप 50 कंपनी सबको ही जानता है, दुनिया में हर कोई जानता है कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी कौन है। तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को पैसा बहुत कम जाता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग रन पे इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना होराइजन बहुत लंबा है 10 से 15 साल तक का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्हीं को हम इन्वेस्ट करने के लिए 20 का यूज करते हैं। लार्ज कैप फंड्स हैं सारे, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप के हों? निफ्टी 20 जो है वो हाँ बिल्कुल, निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स को ट्रैक करेगा। फिर आता है जूनियर 20, जैसे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है जिसको निफ्टी 100 बोलते हैं, तो जूनियर 20 आपका नेक्स्ट 50 को ट्रैक करेगा। FMCG 20 FMCG की टॉप को ट्रैक करेगा। उसके बाद IT 20 IT सेक्टर के जो इंडेक्स है, क्योंकि IT का इंडेक्स भी है, उसमें जो स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है उस रेशियो में उसको ट्रैक करेगा। वैसे ही मिड कैप का भी है, मिड कैप 150 20, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो भी है अवेलेबल, बिल्कुल है। ओके, माय क्वेश्चन सबके लिए है। मेरा क्वेश्चन इसलिए था ये क्योंकि शायद निफ्टी 50 या निफ्टी 20 में इतनी मूवमेंट आपको दिखाई ना दे, वो थोड़े सेफ होंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट है वो, बट ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस कम होंगे बिकॉज वो बड़े बड़े स्टॉक्स बहुत धीरे धीरे हिलते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो पैसा बना के देगा। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। मुझे लगता था कि 1 रुपए का स्टॉक 2 रुपए में जल्दी हो जाएगा। नहीं 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 1000 का स्टॉक 2000 में क्यों नहीं, कब होगा, बहुत टाइम लगेगा। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे रिलायंस का स्टॉक है वो 2500 का है, वो 2700 का भी होता है, वो 5000 का भी होता है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 10 साल में या 5 साल में 5000 होता है, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि मिड कैप कंपनी जो होती हैं उसमें रिलेटिवली ज़्यादा चांस होते हैं मूवमेंट करने के, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू। महंगा स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न कम देगा या ज़्यादा। एनीवे, तो आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट है वो कितना कैपिटल है जो 20 में है? 20 में अराउंड 20 लाख के आसपास होगा। ओके ओके, एंड यू यूज इट फॉर योर ऑप्शन सेलिंग एज वेल? आप प्लेज करते हैं इन सबको? वो पूरा प्लेज है मेरा, मतलब पूरा मेरा, हाँ सब प्लेज है सब। तो आपने ये सोच रखा कि मेजर पैसा जो आपने बनाना है वो आपने ऑप्शन सेलिंग से ही बनाना है? भैया इसमें ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, है कि नहीं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि अगर मेरा पूरा पैसा प्लेज है तो मेरा कैश कंपोनेंट कम है। कैश कंपोनेंट कम है तो जो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है वो मुझे ऑलरेडी एक अमाउंट दे रहा है रिटर्न में। इस बात को आप मानते हैं? अब सपोज मैं अपने 20 की ही बात करता हूँ, निफ्टी 20 का ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10% का रिटर्न है, और मेरा ईयरली टारगेट जो है वो है 18 से 24%। तो मुझे अपने बाकी पैसे पे सिर्फ 8% बनाने हैं। इस बात को समझिए, और 8% मुझे पूरे साल में बनाना है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन कितना कम हो गया। तो ये चीज़ अपने को हेल्प करती है कि अपन कभी भी रिस्की ट्रेड ना ले। सीधा फंडा है भाई, अगर मार्केट से अपना पैसा बचा लोगे, संभाल लोगे, तो पैसा तो बन जाएगा। तो आपने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा है, एक ऑलरेडी किसी कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने उसको प्लेज किया हुआ है, तो वो इक्विटी ऊपर नीचे होगा तो उसका रिटर्न तो आ ही रहा है। तो आपको जो खुद से रिटर्न जनरेट करना है वो बहुत कम हो जाता है, तो आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, माइंड फ्री होकर काम करता है। आपका टोटल कैपिटल आपने बताया अराउंड 72 लाख है, तो इफ़ यू आर जनरेटिंग अराउंड लेट्स से 20%, हाँ 72 लाख का पूरा कॉर्पस हो गया। तो अगर आप जनरेट कर रहे हो 20% ROI ऑन अ ईयरली बेसिस, तो समवेयर अराउंड 14-15 लाख आपका बन रहा है ये। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये पैसा आप निकाल नहीं रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मार्केट से पैसा निकालना छोड़ दिया है 2 साल से।
पैसा आप निकालते ही तो नहीं हो। व्हाट एल्स डू यू डू, कि आप इसके अलावा क्या करते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए? सैलरी तो आ रही है बढ़िया, अच्छी खासी सैलरी है। देखिए मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ नियम बना रखे हैं अपने, मैं आपकी टीम का तो भी शेयर करूंगा। मेरा हिसाब यह है कि मुझे पर मंथ 86,000 रुपये का SIP करना है। ओके। तो 86,000 जब मैं SIP कर रहा हूँ तो पूरा पैसा मेरा मार्केट से ही जनरेट हो रहा है। मतलब मैंने अब मार्केट में ऐसा हुआ है कि 2 साल से मैंने पैसे डाल ही नहीं थे। आप खुद सोचिए कि मैंने 35 लाख रुपए डाले थे, 35-36 लाख, और अभी जाके 2 महीने पहले मैंने 7.5 लाख रुपए और डाले हैं। तो जो कैपिटल मैंने इन्फ्यूज़ किया ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स वो सिर्फ 42.5 लाख का बनता है, 42-43 लाख का बनता है। बट आज वो 70-72 लाख क्यों हुआ? क्योंकि जो भी पैसा मैं बनाता हूँ ना उसको मैं तुरंत अपने नेक्स्ट मंथ की SIP में डाल देता हूँ। मेरा जो मंथली टारगेट है अभी वो है 1.5 से 2% पर मंथ, और जो कि मेरे कॉर्पस का, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 74 लाख या 72 लाख नहीं है, ट्रेडिंग कैपिटल तो उससे कम है, क्योंकि जो कैपिटल आप प्लेज करते हो उसमें हेयर कट लगने के बाद आपको पैसा कम मिलता है हाथ में। तो ट्रेडिंग कैपिटल इज इन बिटवीन 60 लाख टू 62 लाख के आसपास कैपिटल है। तो मेरे को पर मंथ मैं सोचता हूँ कि मैं 1 लाख बनाऊंगा, 1 लाख 1.25 लाख, तो बहुत आराम से मेरा कैपिटल भी ग्रो हो रहा है और SIP भी मेरी चलते जा रही है, कुछ दिक्कत ही नहीं चल रही है। सेल्फ सस्टेन मॉडल की तरफ बढ़ना चाहता हूँ मैं। बहुत कम लोग होते हैं विवेक जो कि बहुत संयम के साथ मार्केट में रहते हैं, बड़ा पैसा भी देखते हैं, बट देन बहुत जल्दी मतलब हज़म भी कर लेते हैं उस चीज़ को, बिकॉज ज़्यादातर लोग हज़म नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न उनके एग्ज़िट हो जाने का, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो। ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग में होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है रिलेटिवली। आपका सबसे तो आपने सबसे बड़ा लॉस क्या देखा है अभी तक? सबसे बड़ा लॉस अभी देखा दिसंबर के महीने में। इससे पहले लास्ट दिसंबर का महीना मेरे लिए पता नहीं बड़ा मनहूस महीना रहा है। मतलब 2022 में क्या हुआ यार कि मैंने 5 महीने लगातार प्रॉफिट मारा भैया, ठीक है। मतलब मैंने आपकी टीम के साथ तो वीडियो शेयर भी की थी। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने लगभग एक भी लाल दिन नहीं था मेरे PNL में, एक भी लाल दिन नहीं था। और दिसंबर 27-28 को क्या हुआ कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो पहले यहाँ तिरुपति बालाजी गए थे, तिरुपति से लौटते टाइम ट्रेन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो मैं ट्रेन में था और द डेट वॉज 28 और 29 नवंबर, और मैंने बैंक निफ्टी के कॉल को शॉर्ट कर रखा था कुछ इंट्राडे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। और उस दिन बैंक निफ्टी खतरनाक भागता गया और मुझे लॉस हुआ 2.25 लाख का एक दिन में। तो मैंने कुछ नियम बनाए, ठीक। इस बार क्या हुआ, इस दिसंबर को मैं जीरकपुर में शादी में एंजॉय करने गया हुआ था, हमारे ही शहर। द डेट वाज अराउंड 15 दिसंबर को। हाँ 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो मैंने शायद सेंसेक्स का कॉल शॉर्ट किया हुआ था उस दिन, सेंसेक्स खूब भागा, तो मुझे उस दिन में लॉस हुआ 5.5 लाख का। ओह गॉड। ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि अभी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, मतलब इससे मैं इतना इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी जिस ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी से मुझे लॉस 2.5 साल में नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी, क्योंकि कैपिटल जब बड़ा हो जाता है तो आपको थोड़े से और कुछ अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। तो मैं अभी किसी दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, उसको हम लोग, मतलब जो हम लोग के दो क्लोज सर्कल है उसमें हम चिंदी चोरी बुलाते हैं उसको, भैया चिंदी चोरी करनी है, बट उसके भी कुछ नियम बना रहा हूँ मैं अभी। तो अभी मतलब वो वाली स्ट्रेटेजी टेस्टिंग फेज में है, और मतलब अभी उसमें फिर से मैं इसको रिकवर कर रहा हूँ, तो मतलब ठीक चल रहा है। तो दैट इज़ अ लर्निंग पीरियड। तो अभी क्या हुआ ना कि जब जीरकपुर आते टाइम सुबह में लॉस हो गया, अब मैंने ISBT से कश्मीरी गेट से बस पकड़ी, शाम को पहुंचा मैं जीरकपुर, और पूरे रास्ते में ये सोच रहा हूँ कि भाई आज तो नुकसान हो गया 5.5 लाख का, अब मैं क्या करूँगा, मतलब क्या सोच रहा हूँ। दिसंबर का महीना सारा इतना मनहूस महीना मेरे लिए, लेकिन जब जीरकपुर आया तो वहाँ दोस्त यार मिल गए, शादी वाला माहौल हो गया, तो फिर सब निकल गया रात में, तो पूरा माहौल सेट हो गया था। क्योंकि ये तो कितना बड़ा लॉस देखा नहीं, तो एकदम से देखा जाए तो फिर दिक्कत होती है। बट इट्स गुड दैट यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी थी। अच्छा, ये चिंदी चोरी जो बताई, चिंदी चोरी स्ट्रेटजी जो आपने बताई, ये क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर। ये डेवलपिंग स्टेज, मतलब हम लोग ऑप्शन तो दूर कहीं बेचेंगे, मतलब चिंदी चोरी मतलब यार जो अच्छा 8 रुपये, 10 रुपये, 2000 पॉइंट दूर के ऑप्शंस हैं, तो उसकी मतलब उसको चोरी करना, बट उसको भी वो फ्री का पैसा नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि दूर वाले बेच दो, बड़ा कैपिटल है तो तुम बच कर, ऐसा नहीं है। जैसे आज ही देखो ना आप, सेंसेक्स आज सेंसेक्स भागा है, 850 पॉइंट भागा था, तो मतलब वो तो और आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में कौन यकीन करता है कि भैया वो 850 पॉइंट भाग जाएगा। तो उसमें भी आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितने दूर पे रहना है, क्या आपका एसएल होगा, तो अभी इस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी हद तक रूल्स नियम बनाने बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, नियम से चिपकना, डिस्क्रिशन जहाँ आ जाता है, अपने रूल से आप बेंड हो जाते हो तो फिर आप फंस जाते हो। मार्केट पैसा देगा,
लेकिन नियम, सब्र, ठहराव, जीवन में ठहराव जरूरी है। और अब मुझे लगता है कि जैसे पटना में आ गया, अपने घर पे आ गया, सब परिवार वाले भी हैं, शादी हो गई, बच्चा हो गया, और सब फैमिली साथ रह रही है, माँ बाप सब साथ रह रहे हैं, तो अब जीवन में ठहराव आ गया है। तो ये ठहराव बहुत जरूरी है। हॉपिंग करते रहोगे, भागते रहोगे, तो फिर आदमी फंस जाता है। मतलब वो बोलते हैं ना भैया, कहावत भी आपने सुनी होगी कि भैया सपनों के पीछे भागो तो परिवार छूट जाता है। जैसे मैंने अपनी कोचिंग खोली तो कोचिंग सपनों के लिए भागा, मैं कोचिंग खोलूंगा तो परिवार छूट गया। और परिवार के साथ रहो तो सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप बुद्धा बनो, चूज द मिडिल पाथ, साथ लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैमिली सपोर्ट करेगी, बीवी सपोर्ट करेगी, आप पैसा ही बनाओगे। सब्र, ठहराओ, सही टाइम आएगा। That was good यार, गुड लर्निंग एक्चुअली। ये विजडम है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि इट सीम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। पता है जब खुद गुजरे हैं तो बहुत आसानी से ये बातें फिर नेचुरली मुंह से निकलती हैं। गुड यार। ओके, चलो लॉस की तो बात कर ली अपन ने। हाईएस्ट प्रॉफिट व्हाट हैव यू सीन, और उसका नज़ारा क्या था, वो कहाँ पे थे, वो भी जानना है। मतलब एक दिन में जो हाईएस्ट प्रॉफिट बना था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 66,000 या 76,000 के आसपास का बना था। अब मतलब बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार मतलब मज़ा आ गया। लेकिन वही है कि प्रॉफिट जब बन गया तो लगा कि पहले ख्याल ये भी आया मन में कि एक दिन में 76,000 बन चुके हैं, 66,000 बन चुके हैं, अब तो भाई मतलब रॉक कर देंगे, मतलब फोड़ देंगे इस चीज़ को। लेकिन फिर वही था कि नहीं भाई, मैं मतलब जैसे अभी मैं दोस्तों से बात करता हूँ ना, तो दोस्त लोग ये बोलते हैं कि तूने एक दिन में इतना बना लिया। मैं उनको बताता हूँ कि यार इसको बनने में मुझे 2.5-3 साल लगे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है कि 66,000 रुपये एक दिन में आ गए हैं। तो वो लोग समझते नहीं है कि यार मतलब घर वालों से लड़ा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग के जो 5 लाख रुपये मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल लगा था ना, मेरे पापा ने मुझे बहन की शादी के लिए सोना खरीदना था। ओके, ठीक है, तो 2021 में मुझे बहन की शादी करनी थी, मुझे सोना खरीदना था। पापा ने कहा था कि सोने में खरीद ले। मैंने घर में जाके क्या बोला कि पापा सोने के रेट ना बढ़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं अभी जाके सोना खरीद लेते हैं। तो मैंने बोला कि पापा मैं जाऊँगा दुकान पर, दुकान में स्कीम खुलती है, आपको पता होगा गोल्ड की दुकानों में स्कीम चलती है कि भैया आप हर महीने इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसे करना। तो मैंने स्कीम जाकर खुलवा लूँगा, तो अपने को जो आज का रेट है ना उसी रेट पर लॉक हो जाएगा। तो पापा ने बोला ठीक है। पापा ने मुझे 10 लाख रुपये दिए, मैंने उसमें से 8 लाख रुपए के SGB खरीदे, और 8 लाख के SGB खरीद दिए कि मैंने घर में झूठ बोल दिया कि भैया मैंने पैसा आपका इन्वेस्ट कर दिया सोने में। किया तो सोने में था, दिल तो पूरा नहीं था गोल्ड में करूँगा, SGB में दिल में लगा कि ठीक है SGB में कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसको प्लेज कर दिया, और उसके प्लेज से मैंने ट्रेडिंग अपनी चालू की। तो जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि मतलब ऑप्शन सेलिंग की तरफ क्यों गए, तो एक कैपिटल पापा की तरफ से भी आ गया। पापा को नहीं पता, लेकिन बाद में जब पापा ने बोला कि क्या वो सोना खरीदना है, तो बहन का नहीं, पापा को नहीं पता था। और जब बाद में टाइम आया तो मैंने पापा को बताया, क्योंकि प्रॉफिट बन गया था ना यार। मतलब मार्केट में पहला देखो यार, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आपके बिजनेस इनकम में काउंट होती है। मैं कल को दुकान डालूंगा अपनी, तो मेरा क्या टारगेट है कि मैं फर्स्ट ईयर में मार्केट में बैठा रहूं। करेक्ट, मैं मार्केट से ना पैसा दूं ना लूं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में रहूं तो पहले। तो मेरा फर्स्ट ईयर में आप यकीन, पेशेंस बहुत जरूरी है, मैं बोलूँ पेशेंस। तो फर्स्ट ईयर में मेरा आपको अपनी टीम को दिखाया बेटा अराउंड सिर्फ 16,000, सिर्फ 16-17,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था पूरे एक साल में। जब मैंने घर में बताया कि मैंने 16,000 बनाया एक साल में, तो घर वालों ने और ताने दिए कि तू दिन भर स्क्रीन पे बैठा रहता है, शाम को क्लास लेता है, और पूरे साल का तूने 16,000 बनाया। लेकिन आज जब मैं महीने का लाख बना लेता हूँ, तब घर वाले, अभी 4 दिन पहले मेरी माँ पूछ रही थी कि विक्की तो कितना बना लेता है। मैंने कहा ठीक ठाक बना लेता हूँ। मम्मी ने बोला कि 60 बना लेता है। मैंने कहा 60,000। मैंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कितने दिन का पूछ रहे हो, बोली साल का, कि साल का 60,000 बन जाते हैं तेरे मार्केट से। मैंने कहा यार बन जाते हैं मम्मी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साल का बहुत आराम से 60,000 बन जाते हैं। तो ये सीन हुआ। ये क्या, यू हैव कम अ लॉन्ग वे मैन। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पढ़ाते भी हो आप, पढ़ाई छोड़ी नहीं है, पढ़ाना छोड़ा नहीं है? नहीं, पढ़ाना कैसे छोड़ सकता हूँ, मतलब दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और मतलब मैंने अब जैसे इंडिया में क्या है ना कि फायर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। फायर मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। तो ये जो वेस्टर्न वाला कंसेप्ट है इंडिया में भी आ रहा है। तो मतलब मैंने अपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। मतलब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आदमी को विजन बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। और आपकी जो पढ़ाई है, आप जिस माहौल में रहे हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, ये आपको हेल्प करता है दूर का विजन बनाने के लिए। तो मैंने अपने कुछ टारगेट सेट किए कि मुझे कितना क्या करना है, मुझे किस हालात में पहुंचना है, और कब मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। और मैं जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मतलब मेरे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 है, 30,000, लेकिन वो आईफोन लेके घूमते हैं। और मुझे आईफोन खरीदने में मेरी सैलरी 2017 में 1 लाख थी, मैंने अभी जाके लास्ट ईयर आईफोन लिया है। ठीक है, और मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा सेव करो। और इस थॉट को दिमाग में डालना पड़ेगा कि भैया डेप्रिसिएटिंग एसेट इज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट, आप उसमें पैसा मत लगाओ, पैसा एप्रिसिएटिंग एसेट में लगाओ, सेविंग करो, उसके बाद एक्सपेंडिचर करो। ये बोलना आसान है लेकिन लोग नहीं फॉलो करते। पता नहीं जनता
आजकल बहुत आराम से लोन मिल जाता है, फंस जाते हैं उसमें। इस पे आई लाइक टू टॉक, जो आजकल का लाइफस्टाइल है जहाँ पे सोशल मीडिया हैज़ अ लॉट टू डू एंड देखना दिखाना कि तुम्हारे पास क्या एंड हमारे पास क्या, एंड उसके चक्कर में पीयर सोशल प्रेशर आ जाता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है जेब में, लेकिन चाहे लोन लो, ऐप्स आ जाती हैं आजकल लोन देने की एंड ऑल दैट, घर वालों से लो, खुद कमाओ ना कमाओ, जेब खर्चा, फिर भी लोग इस तरह के लाइफस्टाइल में बाय प्रेशर आ जाते हैं। What is one advice for those people if they are your younger brothers and sisters, कि उनको exactly किस तरह से देखना चाहिए? स्टॉक मार्केट में भी लोग इसी तरीके से ही आते हैं काफ़ी बार। हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट तो आज भी हमारे यहाँ जुआ ही है, तो उसमें भी अभी भी मतलब मुझसे छोटे भाई बहन एडवाइस मांगते हैं, मैं उनको एडवाइस देता हूँ, लेकिन वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाले हिसाब है। तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भैया ने जो बोला वो तो चलता है, लेकिन जो लोग डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं भैया, वो बहुत ही मतलब यूथ जो है वो पता नहीं किस तरफ जा रहा है। और आजकल आप देखोगे तो जो नौकरियां जो मिल रही है लोगों को 25,000 30,000 इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके बाद वो जाल में फंस जाते हैं। मेरे ऑफिस का जो ड्राइवर है उसको 25,000 रुपये मिलते हैं, और वो मुझे बता रहा है कि भैया मैंने ना अमेजोन से कुछ बाई किया था, तो अमेजोन पे बाई नाउ पे लेटर वाले में फंसा हुआ है वो। ओके। तो ये जो लोग कुछ भी खरीदने की जो टेम्पटेशन है ना यार, अब छोटे छोटे ड्राइवर्स की सैलरी 20,000 25,000 है, वो बंदा भी जब डेट ट्रैप में फंस रहा है, आईफोन ले रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये दिखावे से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कैसे बाहर निकला, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में 8-10 साल रहा, चंडीगढ़ में रहा, पटियाला में रहा, अम्बाला में रहा, इंडिया के पापा के साथ हर जगह घूम घूम के रहा हूँ। तो दिखावे का प्रेशर हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन एक जो जिस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की जब मैं डिप्रेशन के फेस में भी था, मेडिटेशन करना, पूजा करना और स्पिरिचुअल। मैं पहले नॉनवेज खाता था, नॉनवेज छोड़ दिया, 2 साल हो गए नॉनवेज खाए हुए, फिर थोड़ा भक्ति की, ध्यान किया, माइंड को शांत किया। ये सारा खेल इसका है। ये आपका ठीक है तो आप सही रास्ते पे, और इसको दुनिया जो है वो माया जाल में फंसा के रखा हुआ है। तो ये ठीक करिए, बॉडी पे ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग पूरा का पूरा दिमाग चुसती है भैया, आप तो जानते ही हो। तो दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा तो ट्रेडिंग में आप पैसा बनाओगे। दिमाग को स्वस्थ रखना है, पूजा करो, डिवोशन रखो, मेडिटेशन करो, सब बढ़िया रहेगा। लाइफ स्टाइल ठीक करिए। सी इसका एक द डायरेक्ट कनेक्ट टू दिस इज़ कि बहुत सारे लोग इसी शो ऑफ के कारण या पीयर प्रेशर के कारण या जल्दी पैसा कमाने के कारण ड्रीम 11 और स्टॉक मार्केट को एक जैसा सोचते हुए एंटर करते हैं, एंड दे थिंक दैट दे कैन मेक क्विक मनी। आजकल क्विक मनी जैसे क्विक रील्स या क्विक शॉर्ट्स देखने बहुत ही, सी वी डन अ वीडियो ऑन दिस कि सुसाइड्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, एंड मैं थोड़ा अलग ऑफ ट्रैक पे जा रहा हूँ, बट हम इस पॉइंट पे हैं तो आई लाइक टू स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दिस कि एंड मेजरली सुसाइड इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कहीं से उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, ज़्यादातर ऑप्शंस में, एंड देन दे लूज़, पैसा नुकसान कर लेते हैं। एंड वो पैसा शायद घर वालों का होता है, दुकान गिरवी, ऐसे केस भी आए हैं जहाँ पे दुकान पापा की गिरवी रख दी है, पापा को भी पता नहीं है, पापा बेड पे हैं, अब वो पैसा भी चला गया है, एंड देन दे से सुसाइड कर लेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो बट ये रूट कॉज, यही जो आप पॉइंट बोल रहे हो, वहीं से ओरिजिनेट होता है। एनीवे, थोड़ा डिप्रेसिंग पॉइंट हो गया, बट लेट्स कम बैक। ये सुसाइड का टेम्पटेशन मेरे अंदर आया था जब मेरी कोचिंग बंद हो गई, कोरोना लग गया, तो जब सुसाइड की टेंडेंसी अंदर आ गई क्योंकि पैसे डूब चुके हैं, कोचिंग बंद हो रखी है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने टर्म इंश्योरेंस ले ली कि अब मैं सुसाइड अगर करूँगा तो घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब पॉलिसी ली तब पता लगा कि यार सुसाइड 1 साल तक कवर नहीं होता है, 1 साल के बाद सुसाइड कवर होता है। तो फिर वो टेम्पटेशन धीरे धीरे चली गई और डिवोशन पकड़ लिया। तो भक्ति, डिवोशन उधर बढ़ते बढ़ते फिर चीज़ें सही हो गई, मतलब अच्छा हो गया, भगवान जी, राम जी की कृपा से सब बहुत बढ़िया हो। नहीं, बट थैंक गॉड दैट टर्म इंश्योरेंस के पास वो टर्म एंड कंडीशन थी। थैंक गॉड टू दैट पॉलिसी राइटर जिसने वो पॉलिसी बनाई होगी कभी कि यार ये डाल दो 1 साल के अंदर, नहीं तो लोग यही करने लग जाएंगे। ओके ओके विवेक, ऑप्शन सेलिंग में सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको? ऑप्शन सेलिंग में इनफैक्ट हर ट्रेडिंग में ही मुश्किल चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है। ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा बड़ा घुसता है तो उसमें जब लॉस वाला MTM दिखना चालू होता है वो भी काफ़ी बड़ा दिखना चालू होता है। तो मेरे को तो सबसे मुश्किल लगता था पहले स्टार्टिंग में कि जो MTM फ्लक्चुएट कर रहा है वो दिल को धक धक करता था, लेकिन धीरे धीरे माइंड को ट्रेन किया कि दीज आर जस्ट द नंबर्स, इनको देख के SL टाइम पे काटना, SL को ले लेना और ज़्यादा उसके प्रति लगाव नहीं रखना, वो चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। मतलब थ्योरी आपको हर कोई पढ़ा देगा, जो मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ वो एकदम खुलेआम हर जगह अवेलेबल है, कुछ सीक्रेट उसमें है नहीं। लेकिन हर बैट्समैन अलग क्यों होता है भैया? बैट को, बॉल को तो मारना है बैट से,
लेकिन सबकी टेक्निक, सबका माइंडसेट वो उनको डिफरेंट करता है। और वही सेम चीज़ हम बच्चों को आईआईटी के प्रिपरेशन में भी सिखाते हैं, और वही सेम चीज़ मैंने अपने ऊपर लगाई भी कि नहीं भैया, माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि भैया ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा है, और बड़े पैसे में जब एमटीएम फ्लक्चुएशंस आएंगे तो बड़ी फ्लक्चुएशंस भी आएंगी। आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। और ऑप्शन सेलिंग की सबसे अच्छी बात ये है ना, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी, कि हमको पहले से ही ट्रेड का आउटकम पता होता है। तो अगर सोचो भैया, आपको पहले से ही आउटकम पता है, आपको पहले से भविष्य दिख रहा है, तो जब वो भविष्य आपके सामने आएगा तो आप इतना ज़्यादा हलचल महसूस नहीं करोगे। तो मैं इसी कारण से इस स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि इसमें स्क्रीन टाइम नहीं लगता। आप दिन में 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट, इतना काफ़ी हो जाता है। और आपको पहले से ही ट्रेड का आउटकम पता होता है। तो जितने भी लोग मतलब ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पहले मैं इक्विटी में था, फिर फ्यूचर में आया, ऑप्शंस में आया, मैंने हर चीज़ ट्राई की। जो चीज़ आपके माइंडसेट को सूट करती है, आप उस पर करिए काम। तो मेरे माइंडसेट को ऑप्शन सेलिंग सूट किया, एंड आई एम वेरी गुड डूइंग विद इट। तो कोई दिक्कत महसूस कभी नहीं हुई मुझे। आपके पास ये एडवांटेज था कि आपके पास कैपिटल था। जब पहली बार मार्केट में आए थे तब कितने कैपिटल से आए थे? वही बोल रहा हूँ, पापा का पैसा लेकर आया था, जो भी उन्होंने दिए थे पैसे, जो भी खरीदा था मैंने, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट वही था। उसके बाद जो मेन पैसा आया ना, मतलब जो मैंने 35 लाख, अगर आप पूछो कहाँ से डाले मैंने, क्योंकि मेरे को जॉब करते हुए ऑनलाइन अनअकैडमी पर कर रहा था, 30,000 की सैलरी थी, तो कहाँ से पैसा आया? तो वो पैसा आया क्रिप्टो करेंसी से। मतलब क्रिप्टो करेंसी का मैं शुक्र करता हूँ, उसने मुझे बहुत पैसा दिया है। मतलब जब मैं लॉस हुआ था तो मैंने क्रिप्टो करेंसी में, जब आपको याद होगा 2017-18 के टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, मैंने अपनी लगभग फिर से 3-3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, एंड दैट वाज एट द बॉटम। एंड मैंने उससे लगभग 3 लाख से 2021 में 74 लाख रुपए के आसपास पैसे निकाले। उसमें से मैंने आधे की ज़मीन खरीदी, आधा पैसा अपना ट्रेडिंग कैपिटल में इन्फ्यूज़ किया। तो हाँ, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा कि मेरा अकाउंट जो मेरा एक्सोडस का वॉलेट था, एक्सोडस वॉलेट का मेरा जो मैक्सिमम कैपिटल गया था, उससे मैंने पैसे निकाले, वो पूरा पैसा आया। फिर उससे मैंने ज़मीन खरीदी, पापा का छाती चौड़ी हो गई कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है, और उसी जो आधा पैसा था वो मैंने ट्रेडिंग कैपिटल में इन्फ्यूज़ किया। ये तो आपने सारे, वो क्या कहते हैं, सारे इमोशन ही बदल दिए आपने हालात ही बदल दिए, वक्त बदल दिया आपने। ये 3 लाख से जो 74 लाख की बात की आपने मतलब हाँ, एक जैकपॉट लग गया, और उसने मुझे आज तक संभाल के रखा हुआ है। Okay. मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये एक तुक्का ही था, आई एम अज्यूमिंग, कि आपने इसके लिए भी पढ़ाई की थी? ये तुक्का था ना भाई, इसके लिए झूठ क्यों बोलूँ मैं, कोई पढ़ाई नहीं की थी उसके लिए। ऐसे ही था कि 2.5 लाख रुपये डूब गए हैं, काफ़ी नीचे गिर गया है, नया टेक है, तो पैसा लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने इसमें जो पैसे डाले थे वो ये सोच रहा था कि अब मैं 3 लाख का लॉस और सह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2018 में इंक्रीमेंट भी हुआ था ऑफिस में, पैसे भी लगा के छोड़ दिए, तो कोई दुख नहीं था उसका कि लगा के। और उसमें क्या हुआ ना, हम 4 दोस्तों ने पैसे डाले थे। वो जो बंगला साहिब गया था मेरे साथ, उसने भी डाले थे, ठीक है। और उसके बाद जब डिप आना चालू हुआ तो वो 3 लाख घटते घटते 1.25 लाख तक भी आ गया था। मेरे बाकी दोस्तों ने पैसे निकालने चालू कर दिए, 2 लाख आया, पैसे निकाल दिए, 1.5 लाख हुआ, पैसे निकाल दिए, लगभग वो 70-80 हज़ार के पास आया था। मैंने बोला आप निकाल के क्या करूँगा, क्या करूँगा, निकाल के छोड़ दिए। और वो चीज़ 2021 में, यार ये तो, इस पे तो मूवी बन सकती है यार, इतनी सी बात पे मूवी बन सकती है कि अगर उस टाइम पे यू डिड नॉट लूज आउट ऑन द पेशेंस पार्ट, इफ़ यू हैड लॉस्ट आउट, तो चीज़ें बहुत अलग होती, शायद कहानी, ज़िंदगी कहानी ही अलग हो जाती है आपकी। ये बंगला साहिब की कहानी क्या है? मूर्ख बनना अच्छा होता है, बुद्धिमान रहोगे पैसा निकाल लोगे, मूर्ख बने साला आप तो जो होगा देखा जाएगा, राम जी के भरोसे, पैसा डूबा तो डूबा, वो पड़ा रहा। बंगला साहिब गुरुद्वारा है गोल मार्केट में, दिल्ली में एक जगह है जहाँ राजीव चौक के पास बंगला साहिब गुरुद्वारा है। दिल्ली का बहुत ही वो बड़ा गुरुद्वारा है दिल्ली का, बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो मतलब वो मेरे घर के पास था, वहाँ हम लोग लंगर खाने बहुत बढ़ाते थे, प्रसाद खाने बहुत बढ़ाया करते थे। तो उसके प्रति मन में थोड़ा सा था कि मतलब यहाँ जो मांगेंगे वो अच्छा हो जाता। जब भी मतलब जब क्रिप्टो करेंसी के पैसे डूब रहे थे तब भी वहाँ गए थे कि भगवान जी बचा लो, सेवा करेंगे, लेकिन पैसे डूब गए। लेकिन जब वहाँ से रन निकला तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि नहीं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई उसके बाद। और पॉजिटिव अगर आपका माइंडसेट रहेगा ना, तो आपको हर जगह पॉजिटिव चीज़ें ही अप्रोच करेंगी। जैसे आज आपसे मुलाकात हो गई, तो वही हुआ, लक अभी साथ देगा जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। लाइफ हैज सो मेनी थ्रेड्स कनेक्टेड, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ही, चाहे वो 5 साल पहले की बात हो, 2017 की बात हो, या 2021 की बात हो।
सो व्हाट इज़ योर प्लान अहेड? मतलब आप ऑप्शन सेलिंग में एक पार्ट टाइम या साइड, अभी ये साइड इनकम बहुत वैल्यू अच्छी खासी है बट एक साइड लेवल पे चल रहा है आपका, बिकॉज योर मेन जो आपका है वो सैलरी है आपका. इज़ इट समथिंग ऐसे ही चलने रहना है, या यू हैव सम प्लान्स के कुछ सोचा है कि कुछ करना है, या वो वापस एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा वापस आएगा? नहीं 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 नहीं, आप समझिए इस चीज़ को कि रिस्क लेने का कीड़ा आदमी के अंदर दो ही स्टेज पे आता है भैया. एक शादी से पहले और दूसरा 60 साल की उम्र पे. शादी से पहले कोई लाइबिलिटी नहीं भैया, बंदा आराम से रिस्क लेगा, मेरा पैसा मैं दिखूंगा. 60 साल के बाद बच्चे हो गए, बच्चे सेट हो गए, बीवी बूढ़ी हो गई, कोई काम नहीं है तो रिस्क ले सकता है आदमी. तो आदमी जीवन में रिस्क, मेरे हिसाब से मेरी फिलॉसफी मतलब ये है, बाकी आपके जो व्यूअर्स होंगे उनकी कुछ अपनी फिलॉसफी, तो अपना दो फंडा है. तो अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ जीवन में अपने. जॉब इज़ डूइंग गुड, लेकिन मेरा अभी टारगेट है कि जैसे मुझे इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली, तो मुझे एक इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए, मुझे अपना लिक्विड फंड चाहिए. तो मेरा वो टारगेट्स, मैंने गोल सेट कर रखे हैं कि मुझे मतलब अगले 10 साल में अपना गोल कहाँ क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, ताकि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल पाऊँ. एंड टीचिंग मुझे पसंद है. देखिए बहुत सारे लोगों का भैया ये मतलब होता है ना कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप रिटायर अर्ली हो, तो आप जॉब छोड़ दोगे. मेरे जो अभी सेंटर हेड, जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे बताया कि विवेक, जॉब छोड़ना इज़ नॉट रिटायरमेंट. आप अगर उस जॉब में काम कर रहे हो, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है तो आप पढ़ाओ, लेकिन मैं पढ़ा के अपना घर चलाऊं, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए. आपका पैसा कहीं और से आ रहा है, आपको पढ़ाना पसंद है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, तो ये चीज़ मेरे फाइनेंशियल्स को मतलब इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. मैं पढ़ाते रहूँगा, बाद में भी पढ़ाऊंगा, मज़ा आता है. हर साल नए नए बच्चे मिलते हैं, उनका चेहरा देखने को मज़ा आता है, यंग एनर्जी आती है, और उसी कारण से मेरे अंदर एनर्जी है, तो पढ़ाने में मज़ा आता है. मैं 32 का होने वाला हूँ, सितंबर में 32 का हो जाऊंगा. ये सब 32 ईयर्स ओल्ड, 31 रनिंग. आजकल लड़कियों से सीख रहा हूँ कि रनिंग बोलने में थोड़ा यंगस्टर वाली फील आती है. तो 31 रनिंग है, 32 ईयर ओल्ड हो जाऊंगा सितंबर. सुपर्ब यार, टू मच विजडम एट सच अ यंग एज. आपने 2-3 बार ना इमरजेंसी कॉर्पस बोला. मैं कंक्लूड करने वाला था, लेकिन 2-3 सवाल आ गए अब दिमाग में कि आपने इमरजेंसी कॉर्पस बोला है, विच इज़ दैट मनी दैट यू नीड, बट वो बिल्ड कैसे करना चाहिए किसी को? हाउ वुड समबडी गो अबाउट दैट? भैया देखिए, बिल्ड करने का एक ही तरीका है, पहला सेविंग्स. मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको मैं अपना थोड़ा कंक्लूजन देता हूँ. जब मैं 1.25 लाख रुपये कमाता था ना, तो मेरी लगभग 80% की सैलरी थी, मतलब सेविंग थी. 80,000 रुपये सेव हो रहे थे मेरे. 20,000 रुपये में मतलब महीने का खर्चा बहुत आराम से चलता था. दिल्ली में था मैं, मतलब गोल मार्केट में था, सरकारी क्वार्टर पापा को मिला हुआ था. पापा मेरे वहीं पे पोस्टेड थे उस टाइम, आर्मी से रिटायर होकर वो IB में आ गए थे, तो उनका जो CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है वहीं पोस्टेड थे, तो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था. तो मेरा अपना एक्सपेंसेस 20,000 में बहुत हो रहा था, और 20,000 में मैं एक अच्छा खासा लाइफ जी रहा था. अगर आज के टाइम पर एवरेज सैलरी चेक किया जाए तो हर आदमी 50 से 60,000 रुपये बहुत आराम से बना रहा है. तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा. पैसा नहीं बचाओगे, आप फालतू के खर्चे करेंगे तो मतलब आप फंसेंगे. पैसा बचाइए और इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए. जैसे अभी देखिए, मतलब मैं कोरोना में मेरा पूरा फंड खाली हो गया, तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं पड़े हुए थे. तो मैं मतलब क्या लाइफ, मैं डिप्रेशन में चला गया, चीज़ें खराब हो गई. अकाउंट में पैसा होता है तो आदमी के अंदर एक रुतबा होता है, कॉन्फिडेंस अलग तरह का होता ही होता है. तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का सबसे पहला है भैया कि अपनी सेविंग्स करिए. उसके बाद ही अब सेविंग्स, आप लोग क्या बोलते हैं कि भैया मेरी सैलरी 10,000 है, मैं इसमें क्या बचाऊं, मैं क्या खाऊं. एक बात समझनी पड़ेगी, जिस बंदे की जैसी सैलरी होती है ना, उसके एक्सपेंसेस भी वैसे होते हैं. इसको आप समझिए. आप भैया महीने का 5 लाख कमा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा बच रहा होगा. आपके पास एक्सपेंसेस भी तो वैसे होंगे. मैं महीने का 1 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ स्टाइल भी उसी 1 लाख के हिसाब से है, तो मेरे एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से है. जो बंदा 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, वो कहाँ फंसता है? पीयर प्रेशर. भैया आप 20,000 वाली ज़िंदगी जियो तो थोड़े टाइम के लिए, आप पैसा बचाओ तो कल को आप अच्छा करोगे. पर वो मूवी जो आई है तमाशा कि आज ही जीवन है, जो है आज ही है, ऐसा नहीं है भाई. कल है, जो है आज नहीं है, कल भी है. मेरा परिवार है, बच्चा है, मेरे पास कल के लिए भी जिम्मेदारी है. तो मैं सब आज ही ख़त्म कर दूंगा. जैसे मैंने अपने पिताजी से पूछा एक चीज़, मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ. जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोग ना भूमिहार ब्राह्मण हैं, ठीक है. Okay. तो हमारे यहाँ भूमिहार इज माई कास्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूमिहार? जिसके पास भूमि का हार होगा. तो भूमि का हार मतलब हमारी अच्छी खासी जमीन होती है. तो दादाजी की पुश्तैनी जमीन वो पापा को मिल रही है, पापा से मेरे पास आएगी. मैंने पिताजी को बोला कि पापा एक बात बताइए, इस सारी जमीन अपन बेचते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह घूम के आते हैं. मेरी पापा से बात हुई थी आज से 2.5 साल 3 साल पहले, जब मैं फिर दिल्ली में था, पापा के साथ रहता था. तो पापा ने अब एक बात मुझे समझाई कि बेटा वो ज़मीन ना हमारे पूर्वज की है और वो हमारी तेरी नहीं है,
वो हमें पूर्वज से आ रही है, वो आगे ट्रांसफ़र होगी, वो इस केस में इस्तेमाल होगी। कल को तू जॉब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उस पर हम मतलब खेती करेंगे, उपजाएंगे, उसके माध्यम से मतलब 3 टाइम का खाना खाएंगे। और कल को कोई फैमिली में बहुत बीमार हो गया तो उस टाइम उसका यूज़ करना है, उस पर तेरा कोई हक नहीं है, उस पर वो तेरे से आगे जाएगी और आगे वाले से और आगे जाएगी। तो जब पेरेंट्स से ही ऐसा कल्चर मिल रहा है ना कि पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, तो मैं कहाँ से पैसे खर्च कर दूंगा? मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है। क्या बात है। 12th क्लास में भैया मैं आपको बताता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। पिताजी मेरे पोस्टेड थे उधमपुर में। उधमपुर जो है वो जम्मू से 60 किलोमीटर ऊपर है, कटरा के थोड़ा सा और ऊपर। उधमपुर सेंसिटिव मिलिट्री एरिया है। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे ना 12th में, मतलब मैं 12th जो है अपनी की है 2009 में। तो बहुत सारे लोग ना बाइक से आते थे, ठीक। तो मेरे घर में बजाज चेतक पड़ा हुआ था। मैंने बोला पिताजी मुझे थोड़ा स्कूटर सिखा दीजिए। मेरे बाबू का एक ही जवाब था पिताजी का कि जिस दिन तेरी इसमें पेट्रोल डलाने की औकात हो जाएगी तो उस दिन अपने आप स्कूटर चलाना सीख जाएगा। क्या बात है, सीधी बात, नो बकवास। और यकीन मानो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद मतलब इंजीनियरिंग के दौरान मैंने 2 व्हीलर 4 व्हीलर सीखी। मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया, उनका सीधा फंडा है तू कमाएगा, अपने पैसे से आपने हर कुछ सीख लेता है। तो फंडे बहुत क्लियर रहे शुरू से। मतलब फैमिली की तरफ से ये रहा है कि इंडिपेंडेंट बनो, खुद से खुद के पैरों पे खड़े हो। एंड सिर्फ बोला नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज़ लाइफ में अप्लाई भी करवाई है। एंड दिस इसका बहुत कनेक्शन है जिस तरह से आप सोचते हो ना इन योर लाइफ, जो भी डिसीजन फैसले लेते हो या ट्रेडिंग भी जैसे करते हो आप, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट योर फादर एंड मदर माइट हैव टॉट यू इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जब से अपब्रिंगिंग, जितना भी अपब्रिंगिंग हुआ है जितने सालों से। सो ये अपन कह देते हैं कि ये चीज़ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मतलब मैं इसको मानता हूँ। बंदे का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि वो लाइफ में किस तरह से बिहेव करता है, ट्रेडिंग में भी। बट बहुत मज़ा आया विवेक, सीरियसली मैंने बहुत कुछ सीखा आज यार, इन जनरल लाइफ एज वेल कि थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। आप चिल कर रहे हो लाइफ में एंड यू हैव नो प्रेशर, आप किसी तरीके के सोशल मीडिया में जो चीज़ें चलती होती हैं उस तरफ से बहके हुए नहीं हो। एंड बहुत रेयर हैं यार विवेक आपके जैसे आजकल लोग, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं वो इसीलिए पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ ख़रीदना है, उनको कुछ कहीं जाना है उस पैसे का इस्तेमाल करके। बट आप कह रहे हो कि मैं ठहरा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चिल कर रहा हूँ अपने तरीके से, एंड दैट प्रॉबेबली इज़ द राइट वे। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया विवेक। हाँ बिल्कुल, आई होप कि काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू।